नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में। प्रदेश में काफी कुछ हो रहा है। एक तो कोविड है जो एक बार फिर से बढ़ गया है और उसके लिए हमें एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। सरकार ने तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, वो एक मुद्दा है। गेस्ट टीचर्स का मुद्दा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मजदूर किसान ये आंदोलन में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो बहुत कुछ जो गहमा गहमी है प्रदेश में वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो है कोविड। स्कूल में बच्चों का फिर से जाना, कितनी एहतियात बरतने की जरूरत है, तमाम ऐसी चीजें हैं एजुकेशन से जुड़ी। तो हमने सोचा कि क्यों ना शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के पास इस बार आया जाए, उनसे पूछा जाए कि स्कूलों को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है। क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन कहें या कोविड कहें, जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें फिर से एक बार बहुत बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। सबसे पहले हम कंवरपाल जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर, कोविड आपने सुना ही, जैसे मैं बता ही रही थी कि कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश में ही, लेकिन हम चूंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा कि कोविड के केस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूलों को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपने क्या कुछ सोचा है? देखिए, हमने जैसे ही कोविड कंट्रोल में आया तो हमने सबसे पहले स्कूल खोलने का काम किया था। और उसके बाद जैसे अब जो विशेषज्ञ थे, जब उन्होंने शंकाएं जाहिर की तो हमने कहा था कि अगर इस प्रकार से अगर कोविड बढ़ता है तो निश्चित तौर से जो हालात होंगे उनके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। और जैसे अभी कोविड बढ़ा है तो हमने अपने सारे स्कूल बंद कर दिए हैं और 12 जनवरी अच्छा, तक सारे स्कूल फिर से बंद हो गए? हाँ, हमने पूरी 12 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। ठीक है। जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार ही हम आगे निर्णय लेंगे। अच्छा, यानी 12 जनवरी के बाद भी खुलेगा नहीं खुलेगा वो परिस्थिति के अनुसार हाँ, आप बिल्कुल डिसाइड बिल्कुल, करेंगे। वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थिति ठीक रहेगी तो निश्चित तौर से स्कूल खोल देंगे। और अगर इस प्रकार से बच्चों के हेल्थ के लिए अगर खतरा रहता है तो फिर स्कूल नहीं खोलेंगे। जी जी। लेकिन एक बार फिर से जैसे स्कूल बंद हो गया तो ऑनलाइन क्लासेस का मुद्दा क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग था, बच्चों को काफ़ी परेशानियां आ रही थी। खासतौर पर अगर हम सुदूर इलाकों में देखें तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि आपको भी याद होगा काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। ये मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं कुछ समस्याएं रही हैं जी, उसमें, और उसी को जैसे देखते मोरनी वगैरह का जो इलाका था। हाँ, वैसे हरियाणा में ज्यादातर इलाका ऐसा है कि जहाँ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहाँ रेंज है और इंटरनेट की सुविधा वगैरह सारा कुछ है। इस प्रकार की कोई समस्या, ज्यादातर हरियाणा का क्षेत्र ऐसा है तो वहाँ सुविधा उपलब्ध है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वाकई वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो निश्चित तौर से अब की बार हम अगर ये बढ़ाना पड़ता है आगे तो उसके बारे में विचार करेंगे क्या सुविधा हम वहाँ और दे सकते हैं, किस जी, प्रकार से क्योंकि ये बच्चों छोटा को मोटा टाइम तो है नहीं, ये तो अभी लंबा चलने वाला है जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। हरियाणा में जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, ये जो 15 से 18 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन हुआ, उसमें हिमाचल कहीं आगे निकल गया सर। हरियाणा उतने मतलब हुआ ठीक है लेकिन उतनी बेहतर तरीके से नहीं हुआ, क्या वजह रही? नहीं, देखिए अभी तो 2 ही दिन हुए नहीं, फिर भी वैक्सीनेशन को शुरू उसी हुए। में हिमाचल आ गया सर और आगे। निश्चित तौर से बहुत अच्छे से होगा। जहाँ हमारे स्कूल हैं वहाँ पे भी हमने उसका इंतजाम किया है। और मैं समझता हूँ कि अभी आप 1 सप्ताह में देखेंगे कि हमारा काफी अच्छा, कुछ क्लियर हो जाएगा। जी जी जी। अब हम बात करते हैं गेस्ट टीचर्स की, क्योंकि गेस्ट टीचर्स का जो मुद्दा है, आप भी उनसे मिलने गए थे, बीच में आपने कहा भी कि जिस तरह से वो मांगे रख रहे हैं कुछ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हर मांग नहीं मानी जा सकती। इस बीच कल खबर आई कि कहीं ना कहीं हल निकलने की उम्मीद जगी है, क्या कुछ अपडेट है ये बताइए अब। देखिए, जो उन्होंने रूल बनाने की बात पहले हाँ। उन्होंने मेरे से बात की थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्हें मिलाया था। और वहां पर उन्होंने 3 डिमांड अपनी रखी थी। एक था उनका कि उनके सर्विस रूल बनने चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर हाँ कर दी थी। सर्विस रूल बन चुके हैं और मैंने उनसे अब की बार जो बैठक हुई इसमें हमने कहा कि 15 जनवरी तक उनको लागू कर देंगे। दूसरा उनका जो मेडिकल कैशलेस था उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्हें बात रखी थी। ये जो मेडिकल कैशलेस है ये हम जो परमानेंट हमारे कर्मचारी हैं उनको ही देते हैं, लेकिन हमने उनसे कहा है कि हम उनका इंश्योरेंस कर देंगे। तो वो हमने उनको विश्वास दिला दिया। अब की बार जब बातचीत हुई तो हमने उनसे विश्वास दिला लिया कि वो हम उनका कर देंगे। अच्छा। तीसरी जो डिमांड थी उनकी बेसिक पे की, तो उसमें क्योंकि नियम उसकी इजाजत नहीं देता,
तो हमने उनसे कहा था कि ये अगर हम नियम की अनदेखी करके कुछ भी काम करते हैं तो वो उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, तो नियमों में ही काम कर सकते हैं हम, तो उसका हमने कहा था नहीं। दूसरी 2 डिमांड उन्होंने और मेरे पास रखी थी, उनको भी हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से जो परमानेंट टीचर हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो हम उनको रीइंगेज करते हैं, तो इसी प्रकार से जो गेस्ट टीचर हैं उनको भी रीइंगेज किया जाना चाहिए। तो हमने उनकी इस बात को मान लिया कि हाँ ये हम कर देंगे, जहां भी जरूरत होगी इस प्रकार से गेस्ट टीचरों को भी इस प्रकार का अवसर हम देंगे। और एक दूसरा उनकी डिमांड थी कि जो मेवात और मोरनी है जहाँ पे टीचर की काफी कमी रहती है, तो वहां हम उनको अलग से कुछ लाभ देते हैं जी। तो उसके लिए हमने कहा कि अगर गेस्ट टीचर कोई भी वहां जाना चाहता है, मोरनी में जाना चाहता है या नू में जाना चाहता है, मेवात में जाना चाहता है, तो हम उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त देंगे, जो उसकी पे आज है उससे 10,000 रुपये उसको अच्छा, बढ़ा के देंगे। रिमोट एरियाज में हाँ, जाना। रिमोट एरिया। ओके। रिमोट में 2 ही एरिया जो मैंने कहा, जी, जी, जी। मोरनी और मेवात। तो उसमें हमने उनकी उस बात को मान लिया और उसकी हमने घोषणा कर दी। तो अब क्या मामला सुलझ गया या अभी भी? मेरे हिसाब से जो उनकी मुख्य मांगे थी, जो उस दिन बात हुई थी, वो हमने पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट कर दी। अब आगे मतलब नहीं, अब जो उनकी धरना चल रहा है, जो बेसिक पे की बात वो कह रहे हैं ना, बेसिक वेतन की जो बात कर रहे हैं वो नियमों के दायरे में आती नहीं है कि हम उसको कर सकें। अच्छा, तो आपने क्या एक तरह से मना ही कर दिया है और शायद उसी वजह से वो अभी भी वो धरने देखिए पर। जिस दिन बातचीत हुई थी उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने उसमें मना कर दिया था, हाँ, और जो अब बातचीत हुई उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने उसको मना कर दिया था। तो अब उनका ये था कि एक बार हमें मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो बातचीत करके मैं देखता हूँ कि जल्दी हम उनका कोई एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है उनका, वो 3, 4, 5 लोग जो भी हैं उनको मुख्यमंत्री से मिलवा देंगे। ओके, ठीक है। क्योंकि ये गेस्ट टीचरों का जो मुद्दा है वो विपक्ष ने भी काफी बार उठाया है और सीधे सीधे शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री पर ही आरोप लगाए हैं कि आप सुलह नहीं कर पा रहे हैं, आप बात नहीं कर पाए, आप उनकी समस्याएं नहीं समझ रहे हैं। देखिए जितनी उनकी समस्याओं का समाधान हमने किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। समस्या पैदा करने वाले लोग वो तो आप कह रहे हैं सर, विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे। समस्याएं पैदा की विपक्ष ने, जो भी भर्तियां की, हर भर्ती के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। बहुत सी भर्तियां ऐसी है, चाहे पीटीआई की थी, चाहे ड्राइंग टीचर की थी, चाहे गेस्ट टीचर की थी, सबके खिलाफ कोर्ट ने निर्णय कर दिए। लेकिन पहले हरियाणा में क्या था कि अगर किसी पहली सरकार ने कोई कर्मचारी रखे और अगली सरकार के आने के टाइम में कोर्ट ने अगर निर्णय कर दिया, तो मैं नहीं समझता कभी किसी ने उनको मौका दिया दोबारा। लेकिन हमने जो बात कही हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो हमने ये नहीं कहा कि उस सरकार ने रखे थे या इस सरकार ने रखे, तो हमारा प्रयास ये रहा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और वो करने का हमने काम किया। गेस्ट टीचर के मामले में भी हमने इसी प्रकार का काम किया और हमने उनको ये कहा कि 58 साल तक की हम आपको इंश्योरेंस देते हैं, उसके बीच में हम आपको उठाएंगे नहीं। तो ये सारे काम हमने किए। चाहे तनख्वाह बढ़ाने की बात थी उनकी, आज उनको बहुत अच्छा वेतन मिल रहा। जो जेबीटी भी है वो मेरे ख्याल के 31,000 के आसपास ले रहा। जो हमारा टीजीटी है वो भी शायद 35 के आसपास ले रहा, और जो हमारा पीजीटी है वो भी 40 के आसपास कुछ इस प्रकार का है। एग्जैक्ट तो मेरे पास है नहीं, मैं भी अगर आपको बोल देता। तो काफी अच्छा वेतन जो है हमारी सरकार उनको दे रही, उसके मुकाबले में जो पिछली सरकार थी उसके मुकाबले में वर्तमान में हम काफी अच्छा वेतन भी उनको दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी तक उनकी जो पूरी मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। शायद वही वजह है कि वो अभी भी धरने पर बैठे हुए लगातार आंदोलनरत हैं। समस्या सुलझा नहीं है सर। पूरी मांगे कुछ नियम कानून है जिनके दायरे नहीं, में बात तो सही है। जो उनकी सही थी वो हमने उस दिन भी मान ली थी। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन उनको हाँ कर दी थी। हाँ, ये जरूर है कि हमने उनको अक्टूबर के लास्ट तक लागू करने के लिए कहा था, उसमें थोड़ी देरी, ये बात तो है। लेकिन हमने उनको जिस प्रकार उस दिन हाँ किया था उसी प्रकार हमारी यहाँ आज भी है, और हमने अभी उनको कह दिया कि 15 जनवरी तक हम इसको लागू कर देंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कमरपाल जी के साथ खास बातचीत हमारी जारी है, आप कहीं मत जाइए। अच्छा, नियम 134A के तहत जो गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले का जो मामला है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इन दिनों प्रदेश में है, क्योंकि कई ऐसे निजी स्कूल हैं जिनकी तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आ रही है कि वो नहीं दाखिला दे रहे। कुछ इलाकों में तो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, स्कूल के गेट तक बंद कर दिए गए हैं। देखिए, इसमें कुछ कंप्लेंट हमारे पास आई थी और कुछ स्कूल के लोग भी हमें मिले थे, स्कूलों के लोग मिले थे। उनका कहना यह था कि जो ये 134A है, इसमें जो गरीब बच्चों के लिए
एक प्रावधान किया गया था कि अगर वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनको मौका दिया जाए अगर वो किसी प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो। लेकिन उनकी शिकायत ये थी कि बहुत से संपन्न लोग हैं, जैसे आपने अखबार में बीटीवी में भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि मोटी मोटी चैन डाल के गले में और वो एडमिशन कराने आते हैं, यानी कि पैसे वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी कारों में भी आते हैं। नहीं, लेकिन उसमें क्या पहली होता बात है? तो मेरी यही है कि ऐसे लोगों को इस प्रकार का जो गरीबों का एक हक है उस पर डाका नहीं डालना चाहिए, उसका लाभ उन्हें नहीं उठाना चाहिए, भले ही उन्होंने चाहे गड़बड़ किया, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। तो उस सारे को देख के इनकम वेरिफिकेशन कराने का हमने काम किया कि हम इनकम वेरिफिकेशन करेंगे। जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है कि हमने कोई एडमिशन नहीं किया, अभी तक 10,263 एडमिशन कल तक हो चुके थे और रोजाना 1,000 से ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं। 40,000 बच्चों ने हमारे पास अप्लाई किया है और मैं मानता हूं कि लगभग एक सप्ताह में हम लगभग जो सही है वो एडमिशन हम सारे के सारे कर देंगे। दूसरा एक इस प्रकार का भी माहौल बनाया जा रहा है कि हमने जो 134A में सरकार ने जो पैसा स्कूलों को देना था वो पैसा हमने नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि हमने जो 26,000 बच्चों के लिए जो क्लेम किया था स्कूलों ने वो सारा पैसा दे दिया। अब जब स्कूलों ने क्लेम ही नहीं किया पैसे के लिए तो हम कहां से दें? आज हम उसकी एडवर्टाइज भी निकालने लग रहे हैं कि जिन स्कूलों का भी पैसा सरकार की तरफ बकाया है तो वो हमारे पास लिख के भेजें और हम हमारे पास पर्याप्त बजट है, हम देने के लिए तैयार है बिल्कुल। जी, निजी स्कूल एसोसिएशन के अपने तर्क हैं, उनका तो यही है कि सरकार, जैसे आपने कहा कि सरकार हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो एक बातचीत होती है, वो ठीक तरह से बातचीत हो ही नहीं रही, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। हमें अपनी बात सरकार तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सरकार जो कह रही है या जो वादे कर रही है वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, और भुगतना अल्टीमेटली गरीब बच्चों के परिवारों के बच्चों के दाखिले का मामला हो या जो भी हो, अल्टीमेटली भुगतना निजी स्कूल एसोसिएशन का ये कहना है कि भुगतना अल्टीमेटली उन्हें ही पड़ता है। तो ये कहाँ ये कम्युनिकेशन गैप चल रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है? तो इसमें क्या गलती रही कि निजी स्कूल ने इस प्रकार का, बहुत से स्कूल ऐसे जिन्होंने क्लेम ही नहीं किया। अगर मान लो क्लेम नहीं करेंगे नहीं, वो तो ठीक है, तो पेमेंट हम कहां से करेंगे? आखिर आप बताओगे तो आपने कितना पैसा लेना, तो वो अगर क्लेम करेंगे वो सारा हिसाब हमारे पास भेजेंगे तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, हमने सारा पैसा दे दिया। अभी मुझे कल भी इनके एसोसिएशन के लोग मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा काफी टाइम से पैसा बकाया है। तो मैंने कल भी अधिकारियों से पूछा था तो अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास 26,000 के लिए उन्होंने कहा था और 26,000 की पेमेंट हमने कर दी सारी की सारी। अब आज हम एक अखबार में भी इस प्रकार की एडवर्टाइज दे रहे कि जिस जिस स्कूल का जो भी पैसा है वो क्लेम भेज दें तो हम उनका पैसा जल्दी उनके अकाउंट में डाल देंगे। जी जी, क्या वजह है कि एजुकेशन को लेकर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं या जो भी बातें हैं उनको लेकर हमेशा उंगली उठाई जाती है? हम दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ही बात करते हैं, वो एक बार फिर से उन्होंने कहीं ना कहीं आप पर उंगली उठाई है, शिक्षा व्यवस्था जो है प्रदेश की उस पर उंगली उठाई है कि अगर वो होते तो शायद सिनेरियो कुछ और ही होता। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर वो कहते हैं दिल्ली का जो मॉडल है, अगर उस हिसाब से हरियाणा सरकार चली होती तो आज प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था का सिनेरियो ही कुछ और होता। एक तो देखिए दिल्ली सरकार के पास बहुत कम स्कूल हैं, स्कूल जो है एमसीडी के पास है, उन्होंने केवल प्रचार कर रखा और कहीं कोई ऐसी उपलब्धि उन्होंने अभी तक दिखाई नहीं, केवल प्रचार है और उन्होंने प्रचार के मास्टर हैं उस बात के किसी बात को। नहीं, दिल्ली मॉडल को आप मतलब मॉडल मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या मॉडल है क्या नहीं है, लेकिन हमारा मॉडल जो है वो ठीक है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आके देख लो। नहीं देखिए अब वो ये कहेंगे उनका मॉडल हम अडॉप्ट करें, कोई जरूरी नहीं है। अब तो कुछ अच्छा है तो आप कर सकते हैं। उनका टाइम है, हमारा टाइम है, और 5 साल के बाद हम दिखाएंगे कि उनका मॉडल सही है, हमारा मॉडल सही है। अभी तो आने वाला टाइम के बाद पता चलेगा ना कि हरियाणा का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए या दिल्ली का अडॉप्ट करना चाहिए। अब हमारे पास 3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़े, अब वो भी बता दें उनके पास कितने बच्चे पढ़े। अगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल से बच्चे छोड़ के सरकारी स्कूल की तरफ है रहे तो उसका अर्थ क्या है? हमारा मॉडल सही है या गलत है? अब उनका भी देख लो, उनके कितने % बच्चे उनके पास आए। हमारे पास 3 लाख से ज्यादा बच्चे आए, लगभग 3.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में है। इसका मतलब इससे पता चलेगा ना जी मॉडल सही है गलत। मेरे कहने से तो मॉडल सही गलत नहीं होता ना, मॉडल सही गलत तो तब होगा जो जनता बताएगी कि गलत है सही है, जनता ही तो बच्चे बता रही बताएंगे। सर। अब जैसे हमने सुपर 100 की बात की तो पिछली बार भी हमारे 26 बच्चे जो थे IIT में आए थे, अब वो भी बताएंगे उनके कितने आए। अब की बार भी हमारे बच्चे 28 बच्चे जो है IIT में हमारे स्कूल के सरकारी स्कूलों के बच्चों का 28 बच्चों का। नहीं, आपने खुद ही कहा कि 1100 स्कूल है 24 बच्चों का नहीं, मैं उसी अनुपात में कह रहा हूं, उसमें तो बता देना जी जितना वो सारे देश में जो दिखा रखा। अब की बार 24 बच्चे हमारे हैं जो MBBS में हैं और 6 बच्चे हैं जो हमारे एम्स में आए।
अच्छा। मतलब इतना बड़ा हमारा ये है। और लगभग 72 बच्चे हैं जो जिन्होंने नीट क्लियर किया, जो अन्य दूसरे जी, क्षेत्रों में जी। जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है हम गरीब बच्चों के लिए, जिनके पास साधन नहीं है इतने, उन सारों के लिए कर रहे हैं। उसके परिणाम भी आज सामने आने लग रहे। तो वो भी जरा बता दें एक बार के, उनके यहाँ जो गरीब लोग हैं, उनके सरकारी स्कूल में हैं, उनके कहाँ कहाँ एडमिशन हुए, वो भी जरा बता दें। अब इसी प्रकार से कि हमारा मॉडल बढ़िया है, हमारा मॉडल अच्छा है, हमारा मॉडल अच्छा है, वही कहते हैं, उससे तो बात नहीं बढ़ेगी ना जी। या तो जनता के एडमिशन बढ़े और या कोई उपलब्धि हो, उन दोनों में से कोई चीज दिखा दे हमारे मुकाबले में। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा में कंवरपाल जी के साथ हमारी खास बातचीत जारी है, अब कहीं मत जाइए। अब हम थोड़े से सदन की तरफ चलते हैं। जो शीतकालीन सत्र हुआ उसमें काफी हंगामा हुआ। हमने स्पीकर से भी इस मुद्दे पर बात की, उन्होंने भी अपना जवाब दिया। किरण चौधरी से भी हमने बात की थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा। हम आपसे जानना चाहेंगे, शीतकालीन सत्र जो गया काफी हंगामेदार सत्र रहा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात। दूसरा ये कि बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये और किसान आंदोलन का मुद्दा, ये 3 मुद्दे जो हैं, इस पर सरकार कहीं ना कहीं दबी हुई दिखी विपक्ष के मुकाबले, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाई। और जिसकी वजह से ये हुआ कि अगर आप व्हाट्सएप चैट जो हुड्डा ने दिखाया था वहां पे, उसकी ही अगर हम बात करें तो स्पीकर साहब ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाए उस पर। क्या कहेंगे? स्पीकर साहब तो जवाब देते, जवाब तो मुख्यमंत्री जी ने दिया उसमें। तो नहीं, मेरे साथ जब बात हुई जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा साहब से कहा था जो चैट उनके पास है वो आप हमें दे दें, हम उसकी इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। तो क्यों नहीं दी? देने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं, उनको देना नहीं था, वो कह रहे थे वो इंक्वायरी की बात है। नहीं 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 नहीं, देखिए, जब वो आरोप लगा रहे थे उस टाइम भी वो ये कह रहे थे कि मेरा आरोप सत्य है, इसमें कोई मेरा दावा नहीं है। मतलब मैं स्वयं कह रहा, जिस आरोप को मैं लगाने लग रहा, मैं स्वयं ही कह रहा कि मेरा आरोप सच है या नहीं है, मुझे इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि आपने वैसे ही एक बात फेंक दी। नहीं, उनको मिला है तो उन्होंने दे दिया। ये क्यों कह रहा कि सत्य नहीं है? ऐसे तो कुछ भी लो ना जी, आप हाउस में ही कह रहे हैं, अपने आप ही कह रहे हैं कि इसमें कोई सत्यता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। बिल्कुल, तो वो स्वयं उन्होंने कह दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपके पास कोई है और प्रदेश के हित का कोई विषय है तो आप मुझे दो, मैं इसमें इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हूं। तो क्यों नहीं देता? नेता प्रतिपक्ष को देना चाहिए ना, उसमें क्यों नहीं दिया? नहीं, वो कह रहे हैं जांच करवा लो। नहीं, जहां तक देखिए कहीं भी कोई कमी आई, चाहे वो एचपीएससी की बात थी, हमने सख्त कार्रवाई की, उस आदमी को टर्मिनेट कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की और हमने पूरी उसकी खोजबीन। अभी अपडेट क्या है जैसे उसकी? पेपर लीक की बात थी, पेपर लीक में सबने कहा कि भाई इसको सीबीआई को दे दो, दूसरे। हमने इतने थोड़े टाइम में जितना बड़ा ये सारा गिरोह था, सारे गिरोह को तोड़ने का काम किया। 54 आदमियों को हमने अरेस्ट कर लिया, कई स्टेट से, जम्मू कश्मीर तक के लोग थे उसमें शामिल, उन सबको अरेस्ट करके जेल में डालने का काम हमने किया। मैं दावे के साथ कह रहा कि जब से हरियाणा बना तब से लेके आज तक आप मुझे इस प्रकार की कार्रवाई दिखा दोगे, अगर किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की या किसी सरकार ने इतनी सख्त कार्रवाई करी हो जितनी हमारी सरकार ने करी। और जहां तक हाउस की बात है, देखिए, हाउस में खूब अच्छा वाद विवाद होना चाहिए, तो अच्छी परंपरा, बिल्कुल हेल्दी। और मुझे, मैं समझता आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि मुझे गर्व है कि हमारा हाउस बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, दोनों पक्षों से चलता है हाउस को, मैं नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा कि हमारा, लेकिन हमारा हाउस बहुत अच्छा चल रहा और बहुत ही सार्थक बातें जो है विपक्ष ने भी रखी और सरकार ने भी उसका जवाब दिया। चलिए, अच्छा, जाते जाते बस इतना पूछना चाहूंगी आपसे कि अब जो समय आने वाला है, एक बार फिर से हम कोविड की तरफ ही आते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन और ये सब बहुत कुछ अब वाकई चिंता वाली बात है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आगे आपने कोविड के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप लोगों ने क्या, अब बतौर कैबिनेट मंत्री आपसे मैं बात कर रही हूँ, बतौर शिक्षा मंत्री नहीं, ओवरऑल, कि आप लोगों ने क्या सोचा है, किस तरह से टैकल करेंगे? अस्पतालों में बेड की व्यवस्था से लेके तमाम चीजों पर हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। लेकिन देखिए, पिछली कोविड के टाइम में, क्योंकि कोविड को लेकर भी आपसे पूछा गया था सदन में, पहली बार जिस प्रकार से थे, तो हमने जिस प्रकार से एकदम, मतलब एक इमरजेंसी टाइम में जिस प्रकार के हमने व्यवस्था की और बहुत थोड़े टाइम में की, वो बहुत अच्छा हमने किया। लेकिन अब की बार हमारी तैयारी पूरी है, जैसे ऑक्सीजन की है, दूसरी है, लगभग मेरे ख्याल के 70 के करीब हमने नए प्लांट जो हैं, अच्छा, वो एस्टेब्लिश कर दिए और चल वर्किंग कंडीशन में हो गए, हाँ, चालू कंडीशन में लग चुके हैं। वो चाहे भले ही किसी ने
कोई संस्था है उसने दिया, वो जो भी है, अलग अलग है, working चाहे condition कुछ में होना सरकार ने चाहिए। लगाया, कुछ संस्थाओं ने में डोनेट किए, तो वो सारा कुछ हमारे पास तैयार है। जहां तक बेड की है वो भी हमारी अच्छी व्यवस्था है। तो अब की बार हमारा बहुत अच्छी तैयारी हमारी उसके बारे में है। चलिए, भगवान करे हाँ, जरूरत ना भगवान से पड़े। उम्मीद हाँ। अब यही कर रहे हैं कि नहीं उसकी ना जरूरत जरूरत पड़े, लेकिन सही अगर बात है। जरूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल जी। तो इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। कंवरपाल जी से तमाम मुद्दों पर खुलकर बात हुई। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।